तो आज के इस लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर किस चीज़ से बनाने वाले हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं इन तीनों अकाउंट्स के, हम इनसे तीनों अकाउंट बनाने वाले हैं। और हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे, जैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस की जो एडजस्टमेंट है 3,000 रुपये की, इसको कैसे एडजस्ट करना है आपके पीएनएल स्टेटमेंट में, हम ये भी देखने वाले हैं। हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हम सब कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में भी आता है और हाई लेवल ही है ये सबसे ज़्यादा इसमें। तो हम अपना पहला एक्सपेंस जो कि ओपनिंग स्टॉक है इससे शुरू करते हैं। तो आप एक चीज़ जानते हो, हम पहले लेक्चर्स में सारा कुछ अब कवर कर चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह, पीएनएल स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिया है। मैंने एक क्वेश्चन भी ऑलरेडी इस पर करवा दिया है, बैलेंस शीट नहीं करवाई थी उसमें। तो उम्मीद है आपने वो सब देख लिया होगा। उसके बाद अब आपको ज़्यादा समझ आएगा इन चीज़ों के बारे में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है 75,000, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक जो आपका है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट रहता है, ठीक है। और ये 75,000 से इसमें डेबिट किया हुआ है, इसको 75,000 से। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में पहला पहला ही ओपनिंग स्टॉक हम लिखने वाले हैं 75,000, ठीक। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये, और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे आप समझ जाओगे इसमें। और जहाँ पर भी ज़रूरी होगा कि मुझे कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ चीज़ बतानी है, तो मैं वहाँ थोड़ा रुक के आपको बताऊँगा कि चीज़ क्यों लिखी गई है और कैसे लिखी गई है। तो आप बेफिक्र रहो उस चीज़ का। ये तो सीधा सीधा था। अब जो दूसरी चीज़ है ना इसमें, परचेजेस, आपको पता है परचेजेस क्या है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। और इस सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और ये परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो आप परचेजेस अगर होता हमारे पास इसमें, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट परचेजेस ही लिख देते। ये जो हमने यहाँ पे शो किया है, हम यहाँ पे नेट परचेजेस शो किया है। तो इसका मतलब क्या है, आपने जो परचेजेस किए हैं, ये जो आपने परचेजेस किए हैं और कुछ परचेज जो आपने किया था वो वापस भी कर दिया, तो नेट परचेज आपने किया कितना, हमको वो लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेल्स के केस में भी ऐसा रहेगा, नेट सेल्स, परचेज के केस में भी। तो इसमें क्या हुआ है, अब ये परचेज जो आपका है 6,20,000 रुपये का है ये परचेज, ठीक। और परचेज जो रिटर्न है आपका वो है सिर्फ 30,000 रुपीज़ का। इतने का माल आपने खरीद लिया 6,20,000 का, और आपने 30,000 का माल वापस भेज दिया, ठीक है। ये आपने वो भेज दिया बस वापस। तो आपका नेट परचेज कितने का होगा, ये जो माइनस करोगे 30,000, इसके बाद जो फिगर आएगा वही नेट परचेज होगा। तो ये 5,90,000 आ जाएगा आपके पास। और इसलिए हमने नेट परचेज, देखो यहाँ पे भी 5,90,000 से ही दिखाया है। अब आप ये समझ गए दो चीज़ें, ठीक है। अब हमारा अगला एक्सपेंस हम देखते हैं कौन सा वाला है। अगला हमारा ना, ये एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे सेल्स है, पैसा आया है कंपनी में। तो ये ऑपरेशंस के थ्रू पैसा आया है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 9,80,000 रुपये, तो हम इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के। पर यहाँ पे तो ये है ही नहीं, 9,80,000 नेट सेल्स है ना, इसका मतलब कुछ हमने माल जो सेल किया था वो वापस आया हुआ है हमारे पास। और वो देखो सेल्स रिटर्न ये रही, ठीक। जब आप 9,80,000 जो है आपका, इसमें से माइनस करोगे 25,000 का माल, ठीक। तो आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स जो आपने टोटल सेल की। क्योंकि 9,80,000 रुपये की तो आपने सेल कर दी थी, अब इतने का माल वापस आ गया, तो मतलब आपने सेल करी कितने की, ये दोनों को माइनस करके ही आएगा। इसलिए हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट में नेट सेल्स लिखी है वो ऐसे आई है। तो इसी के साथ हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ये सारा का सारा कवर कर लिया है सेल्स रिटर्न तक। और अभी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट ही चल रहा है सब कुछ। अब देखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वही होता है कि जो माल आपकी कंपनी में आया है रॉ मटेरियल, उसको लाने का खर्चा, तो 18,000 पे किया हुआ है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है क्योंकि डायरेक्टली एसोसिएटेड है ये आपकी प्रोडक्ट से, ठीक है। और माल बनने का खर्चा है पहले का, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट था उससे, उसको बनाने की कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहा है ये, और फाइनलाइज्ड होने से पहले का खर्चा है ये प्रोडक्ट को, इसलिए हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो 18,000 जो है आपका, ये देखो कैरेज इनवर्ड ये भी गया ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सॉर्ट आउट। और मैंने आपको बता भी दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट क्यों है, मैंने और अच्छे से कवर की हैं सारी चीज़ें पुरानी वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। वेजेस भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, जो लेबर वगैरह को आपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो भी आपने किसी को भी सैलरी दी, ठीक,
वो सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे 65,000। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। देखो वेजेस यहाँ हमने लिख दिया 65,000, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इतना तो बन ही चुका है यहाँ तक, ठीक है, वेजेस तक। हमने नेट सेल्स भी इंक्लूड कर ली, ये भी आ गया क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट ही रहता है, और यहाँ पे ना ये एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट रहता है और ये एसेट भी रहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो इस साल आपका जितनी वैल्यू का स्टॉक बच गया है वो अगले साल आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो इसको ना हम एज एन एसेट ही मानेंगे, ठीक है। तो एसेट है, एसेट है, एसेट की एक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक। तो ये एसेट, जब मैंने बोला ना एसेट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट तो है, ये जो यहाँ पे दिखा दिया, ये इसको एसेट्स में भी होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी है, दो जगह पे आता है, ये याद रखना। एज एन एसेट भी है ये, और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट भी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है, मैंने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में समझाया था जब लेक्चर मैंने लिया था, तो आप वो देख लेना एक बार। तो दो जगह इसको इंक्लूड करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब सैलरीज आई हैं, ये ऑफिस की सैलरीज दी हैं, इसलिए नाम से ही मैंने आपको बताया ऑलरेडी। वेजेस जो होता है, जो एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया है आपने बेनिफिट लेके, जो प्रोडक्शन के अंदर दिया हुआ पैसा है वो सारे वेजेस कहलाते हैं। और आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट जो भी खर्चा हुआ है, कोई और ऑफिस है आपका, कुछ भी है, तो वो सैलरीज के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये 70,000 है, 70,000। इसलिए ये पीएनएल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये आपका। और इसमें देखो एक एडजस्टमेंट भी दी है, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज की एडजस्टमेंट भी दी है 8,000। इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 8,000 का, कि इस साल का जो भी फाइनेंशियल ईयर है, हमने ये पैसा अभी तक दिया नहीं है, ये हमारी है लाइबिलिटी 8,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को देने की। पर हमने पैसा दिया तो नहीं, पर अकाउंट्स में हमको कोई लेना देना भी नहीं, पैसा दिया नहीं दिया है। इस साल बेनिफिट लिया है आपने, और 8,000 रुपये इस साल का एक्सपेंस है आपका, देना ना देना बात की बात है, आपने बेनिफिट ले लिया, अब आपको ये पैसा देना है, इस साल का ही एक्सपेंस है ये, तो हम अकाउंट्स में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर ये 70,000 आपकी सैलरी आपने तो ऑलरेडी एक्सपेंस कर लिया है, ये 70,000 जो है कर लिया है, 8,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरीज अभी आपने तो सिर्फ 70,000 रिकॉर्ड किया, 8,000 भी तो रिकॉर्ड करोगे जब 20 साल का एक्सपेंस है, वो करा ही नहीं है, तभी तो एडजस्टमेंट है उसका कि एडजस्टमेंट करनी है, ये चीज़ आपने करी नहीं है। तो ये 8,000 प्लस हो जाएगा, ये 78,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमने जो पीएनएल में दिखाया होगा 78,000 ही दिखाया होगा, ये देखो ये पीएनएल में जाएगा ये, और 78,000 से ही, इसलिए हमने डिनोट इसको किया हुआ है। तो आपका ये भी हो गया, और मैं इसकी एंट्री भी बता देता हूँ। जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, अरे एक चीज़ तो रह ही गई, 8,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी भी तो है, आपने दी थोड़ी ना है, तो लाइबिलिटी में भी तो इसको इंक्लूड करोगे आप। सैलरी, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपये, लाइबिलिटी साइड आपकी आ गई, ठीक है, क्रेडिट साइड आपकी इसमें लाइबिलिटी आती है, और ये डेबिट साइड आपके एसेट, ये लाइबिलिटी देखो क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड है, ये कैपिटल वगैरह भी क्रेडिट साइड आएगी। क्या हो रहा है यार ये, तो ये क्रेडिट साइड ही आएगी, ठीक। और ये एसेट आपका डीआर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन पढ़ ली होगी, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बस पढ़ाते ही रह जाऊँगा फिर मैं। तो दो जगह ये कर ली, ये हमने एंट्री, ठीक है। और इसकी देखो ये होगी एंट्री, इसकी जनरल एंट्री, सैलरी एक्सपेंस 8,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, आपने देनी है, ये रिकॉर्ड कर लिया हमने 8,000, और ये एक्सपेंस मान ही लिया हमने इसको, ठीक है, 8,000। तभी तो पीएनएल स्टेटमेंट में ये 70,000 का 78,000 हो गया, एक्सपेंस टोटल रिकॉग्नाइज कर लिया, ऊपर एक्सपेंस हो गया, नीचे लाइबिलिटी हो गई, इसलिए दो साइड हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो ये सैलरी वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया, हर चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, बस हम रिकॉल कर रहे हैं सब कुछ। अब क्या है, रेंट,
36,000। ये भी आपका इंटरेक्ट एक्सपेंस है, पता ही नहीं है प्रोडक्शन का एक्सपेंस है किसका एक्सपेंस है, जब तो हम इसको पीएनएल स्टेटमेंट का ही एक्सपेंस मानेंगे। और इसमें देख लेते हैं कुछ है तो नहीं इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट का और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो रेंट 36,000 सीधा सीधा जाएगा पीएनएल में। ये आपका चला गया, यहाँ पे देखो ये आ गया आपका 36,000। ठीक, ये भी आपने इंक्लूड कर लिया। अब हम अगला बढ़ते हैं, अपना मेन है जो इंश्योरेंस। इसमें एडजस्टमेंट भी है। पहले तो देखो पीएनएल स्टेटमेंट में क्या किया हमने, ये जो इंश्योरेंस है ना, ये टू इंश्योरेंस, ये ना ये डेबिट साइड है इसकी, ठीक है। ये 15,000 से हमने तो रिकॉग्नाइज कर लिया भाई, ये हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अब गलती हमसे ये हो गई कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी है 3,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमने जो है 15,000 की वैल्यू जो पे करी थी इंश्योरेंस की, इस साल पूरी वैल्यू का हमने बेनिफिट नहीं उठाया। 15,000 जो रुपये हमने दिए थे, हमने 3,000 रुपये अगर प्रीपेड इंश्योरेंस में जा रहे हैं हमारे, जो हमारा एक एसेट होता है, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ 12,000 रुपये का ही इस साल बेनिफिट उठाया। क्योंकि 3,000 रुपये अगर प्रीपेड है जो कि एक एसेट है, ये अगले साल फॉरवर्ड कर रहे हो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, सीधा इसकी बात से ये पता लग रहा है क्वेश्चन की हमने 12,000 रुपये का ही बेनिफिट उठाया है इस साल, और एक्सपेंस कर लिया हमने रिकॉर्ड 15,000 का ये, तो इसको 3,000 से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आप जो 15,000 आपने पीएनएल में दिखाए थे, ये गलत दिखा दिए थे। ये बेनिफिट अगर इस साल 12,000 का ही उठाया है, भले ही आपने 15,000 रुपये का कैश दे दिया हो किसी को, अकाउंट्स में हम यही मानेंगे कितना का, कितनी वैल्यू का बेनिफिट इस साल हमने उठाया है। आपने 15 का नहीं 12,000 का बेनिफिट उठाया, चाहे आपने 15,000 रुपये पे कर दिए हो। अकाउंटिंग में ये है कि इस साल के एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करने हैं हमको इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, ना कि जो हमने पैसा दे दिया पूरा का पूरा। ठीक, अब हम 12,000 रिकॉर्ड करेंगे और 3,000 कहाँ जाएंगे, एसेट साइड चले जाएंगे। तो ये देखो इंश्योरेंस में देखो, अब हमने 12,000 ही डिनोट किया है यहाँ पे, 15 नहीं किया। और 3,000 जो बचे हमारे, जो एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है, पहले का दिया हुआ पैसा जो कि एक एसेट है अगले साल के लिए, जो हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो 3,000 रुपये एसेट में भी दिखाए होंगे। ये देखो यहाँ पे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वाला 3,000 रुपये एक एसेट के रूप में दिखाया हुआ है, एसेट साइड आपने, ठीक है। ये हो गया। और इसकी जो एंट्रीज हैं एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो पहले आपने एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड किया, 15,000 का, तो ये हो जाएगा आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका 15,000 का, ठीक है। और ये आपने कैश या बैंक से दिया होगा, तो ये टू कैश बैंक 15,000 हो गया आपका। ठीक, अब ये तो पहली एंट्री रिकॉग्नाइजेशन की एंट्री थी। अब क्या होगा इसमें, ये जो सेकंड नंबर पे आएगी चीज़, इतने का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया पर गलत किया ना, हमको 3,000 रुपये क्या करने हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस के जो लिखे हैं ये अगले साल जाएंगे। ठीक, तो ये जो हमने 15,000 है, इसको अब माइनस तो ऐसे ख़त्म, ऐसे क्रॉस वगैरह ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो क्या करेंगे हम, इसको 3,000 से ही रिड्यूस करेंगे, टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये 3,000 से इसको रिड्यूस कर दिया। हुआ क्या, ये 15,000 जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये 15,000 को माइनस किया हमने ये 3,000, तो ये ऑटोमेटिकली बन गया 12,000। जितना हमको एक्सपेंस इस साल का, जितने की वैल्यू का हमने बेनिफिट उठाया है और इतने का अकाउंट्स में दिखाना था, हो गया ना। इसको रिवर्स कर दिया और ये जो चीज़ है हमारी एक एसेट की तरह काम करेगी। नेक्स्ट ईयर जब हम ये सारा का सारा इसको उठा लेंगे, इसका बेनिफिट, ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री, ठीक है, इसको रिवर्स कर देना आप। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 टू प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 हो जाएगा, इसमें इतना ही था। तो आपका ये इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट वगैरह मैंने बता दी आपको सारी की सारी फिर से एक बार। अब हम अपने अगले वाले पे चलते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, ये
इनडायरेक्ट इनकम हो गई आपकी। कोई आपने मान लो किसी की चीज़ की पेमेंट जल्दी कर दी, सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, उस चीज़ पे आपने कोई चीज़ खरीदी थी किसी से, उसकी पेमेंट आपको करनी थी, अब आपने उसकी पेमेंट, एक सिनेरियो ले लेते हैं, आपने जल्दी कर दी तो आप उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक, और ये पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा। ये क्रेडिट साइड 12,000 रुपये सीधा सीधा लिखेंगे हम इसको। ये देखो ये लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ख़त्म हो गया, इतना ही था ये। कमीशन रिसीव्ड भी सेम है, जैसे मैंने आपको ये बताया, कमीशन रिसीव्ड भी सेम है, और 18,000 देखो यहाँ पे लिख दिया, ख़त्म, बस इतना ही था इसमें, कोई ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई दिमाग का दही नहीं होने वाला इसमें। और बैड डेट्स एक तरह का एक्सपेंस है। बैड डेट्स का मतलब ये है कि भाई ये 10,000 रुपये मर गए, आपने किसी को मान लो 2 लाख का माल बेचा, ऐसे मान लेते हैं, अब उस बंदे ने आपको, अब मान लो 10,000 वापस ही नहीं आने हैं आपके, आने ही नहीं है, ख़त्म, बस ये 1,90,000 ही वापस आने हैं आपके, तो ये बैड डेट्स वही हैं, ये पैसा ख़त्म नहीं आएगा अभी वैसा, इसको एज एन एक्सपेंस मानेंगे हम इनडायरेक्ट। ये मान लिया हमने 10,000 ख़त्म, ठीक है, बैड डेट्स को। और इसमें एक और चीज़ हो गई, हमने हाइपोथेटिकली तो एग्जांपल लिया था, पर ये हमारे डाटा से मैच हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ डेटर जो ये 20,000 2 लाख रुपए के दिखाए हुए हैं डेटर्स, इसका मतलब पता क्या हो गया, आपने 2 लाख का जो माल है ना हमारा मार्केट में ही फंसा हुआ है, डेटर्स जो है ना, इनसे आपको, जिनको आपने माल बेचा है 2 लाख रुपए का मार्केट में बेचा हुआ है, और इनसे हमको इतने पैसे लेने हैं। अब अब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट करवाई थी ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स @ 5%, तो ये जो है आपका 5%, ये एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, इसमें से ना हमारा ये पैसा नहीं आएगा। एक तो देखो एक चीज़ ये होगी बैड डेट्स, ठीक है, 10,000 का एक्सपेंस हम यहाँ पे शो कर देंगे, ये आपका देखो ये होगा ना, ये होगी चीज़, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो एडजस्टमेंट प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स थी, जो इसके देखो नीचे 10,000 की, तो इसका जब आप करोगे 5%, 2 लाख का 10,000 है, मतलब हम क्या करते हैं, 10,000 तो ख़त्म ही है बैड डेट्स, वो तो आने ही नहीं है, वो बैड डेट्स हो गए। अब ये जो पैसा आना था इसमें भी 5% का हम ये मान के चलेंगे कि भाई उम्मीद है कि ये भी ना आए 5%। अब मेरे को इतना अपना कंपनी चला के इतना तो पता लग ही गया है कि हर साल कितने परसेंट का जो मैंने माल बेचा है वो उतने पैसे आते ही नहीं है वापस, तो ये वही बनाया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और ये भी एज एन एक्सपेंस क्रिएट होगा, और ये हमेशा डेटर्स पे ही होगा, हमने डेटर्स पे ही कैलकुलेट किया है कि जो पैसे हमको मार्केट से आने थे 5% माल आना ही नहीं है। हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, ये प्रोविज़न ही माना है हमने, ये तो बैड डेट तो ख़त्म ही है कि ये तो आना ही नहीं है, ये प्रोविज़न बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी होगा 10,000, ठीक, ये चीज़ भी आपकी हो गई अब कंप्लीट इसमें। अब हम अपनी अगली उसमें चलते हैं एक्सपेंस पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब ये ऑफिस वगैरह में जो आपके खर्चा हुआ होगा, कोई प्रिंटिंग निकाल लिया आपने, कोई स्टेशनरी का सामान बाय किया है, तो 12,000 का हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, और इसको सीधा यहाँ पे लिख देंगे पीएनएल स्टेटमेंट में, ख़त्म। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई मेंशन ही नहीं है कि प्रोडक्शन यूनिट के एक्सपेंसेस हैं कि आपके जहाँ से सब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है वहाँ के, तो जब मेंशन नहीं होता तो हम इसको पीएनएल स्टेटमेंट में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के, और इसमें कुछ नहीं करना है, 22,000 सीधा आप पीएनएल स्टेटमेंट में लिखो और ख़त्म करो इसको। ये गया 22,000 इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। अब आया आपका अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, 15,000, पता ही नहीं किस चीज़ का इंटरेस्ट दिया है, लोन तो लिया है, तो ये भी जनरलाइज्ड है, तो पीएनएल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा इनडायरेक्ट, और 15,000 हम इसको दिखाएंगे, और हम देख लेंगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी है, यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 रुपये, इस साल का 3,000 रुपये का इंटरेस्ट और पे करना है हमको, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, इसका मतलब है लाइबिलिटी। 15,000 तो हमने पीएनएल स्टेटमेंट में लिख दिया, 3,000 तो लिखा ही नहीं, 3,000 तो हमारी लाइबिलिटी का है। अब आप यहाँ पे देखना एक चीज़, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ गया आपका टोटल 18,000 रुपये। क्यों आया,
टोटल एक्सपेंस पीएनएल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट का उतना रिकॉग्नाइज होगा जितना इस साल, ठीक है, हमने इतने का बेनिफिट उठा लिया है उस लोन का। हमको 15 नहीं, हमको 18,000 ही देने हैं, और 3,000 जो है लाइबिलिटी में भी जाएगा। टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया 15 की, ये 15 था ना, 15 था ना, ये पहले 15 की जगह 18 लिख दिया, टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। अब ये लाइबिलिटी में भी 3,000 जाएगा। ये है आपकी लाइबिलिटी साइड, बहुत घोच पोच हो गया, इसको थोड़ा रब कर दो। ये है आपकी लाइबिलिटी साइड, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रहा आपका 3,000 रुपये, दो जगह आ गया। ठीक, ये भी ख़त्म हो गया आपका, ये हमने लिख दिया। फिर कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस पता है आपको, क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी साइड जाएगा 4 लाख रुपए की, सीधा सीधा जाएगा, कुछ इसमें करना ही नहीं। देखो कैपिटल 4 लाख रुपए की हमने यहाँ दिखा दी कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट साइड ख़त्म है, कुछ नहीं करना। और इसमें ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली इक्वेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया सीधा। डेटर्स, ये एसेट्स हैं आपके डेटर्स 2 लाख रुपए के। अब आप एक चीज़ देखना, नेट डेटर्स आए यहाँ पे 1,90,000। मैंने ऐसा क्यों किया भाई, मैंने 1,90,000 के क्यों दिखाए जबकि 2 लाख रुपए के डेटर्स हैं। हुआ क्या था, हुआ क्या था, डेटर्स तो देखो, ये जो डेटर्स हैं ये 2 लाख रुपए, ये जो हमारा एसेट है इतने का होना चाहिए ना। अब आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हमने क्या किया था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया था 5% का, 5% का मतलब ये जो 2 लाख रुपए थे और हमको आने थे, हम ये मान के चलेंगे कि इसमें से 5% अमाउंट नहीं आ सकता, डूब जाए, तो ये 1,90,000 ही रह गए डेटर्स ना हमारे, क्योंकि ये जो आता है ये 10,000 रुपये आएगा। इतना आपको कम करना पड़ेगा डेटर्स, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ये पैसा पॉसिबिलिटी है नहीं आए, तो अब हमारे जो डेटर्स रहेंगे वो 1,90,000 के ही रहेंगे। और ये हमारा जो एसेट है ही, तो इसको हम, ये जो है ये एसेट है हमारा, तो 1,90,000 का एसेट हो गया, जो अब रह गया 2 लाख की बजाय जो डेटर्स हैं हमारे, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में इसको 10,000 से यहाँ पे शो किया था लेफ़्ट साइड पीएनएल स्टेटमेंट में। ये चीज़ याद रखना, डेटर्स आपके कम होंगे जब आप प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो। फिर आपके क्रेडिटर्स, जिनको आपने पैसा देना है 1,40,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं हम कि भाई कुछ है तो नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन बचा है अभी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी क्रिएट कर लिया, तो कुछ नहीं है इस पर एडजस्टमेंट। तो सीधा सीधा आप इसको लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स को 1,40,000 से आपने दिखा दिया। ठीक, ये दिखा दिया, ख़त्म होगी ये चीज़। अब अगला एक्सपेंस, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास कैश है जो कि एक एसेट है, जो कि 60,000 है, तो ये एसेट साइड कैश इन हैंड के नाम से आ जाएगा। कैश इन हैंड ये देखो ये आया है 60,000, ख़त्म, कुछ नहीं करना और इसमें। अगला फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है हमारी, ये रहा फर्नीचर 1,20,000 रुपये का फर्नीचर। इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन लगाई हुई है फर्नीचर में 10%, तो अब भाई 10% इसका हो गया 12,000 रुपये, 1,20,000 का ये 10% फर्नीचर पे लगाओगे ना, फर्नीचर एक एसेट है, तो डेप्रिसिएशन इंटरेक्ट होता है एक्सपेंस हमारा, तो पीएनएल में जाएगा, इसका 10% जाएगा, तो 12,000 हो गया। पहले तो ये देखो आप, एक्सपेंस गया पीएनएल में 12,000, ये देखो डेप्रिसिएशन का गया ना 12,000, ये एक चीज़ ये हो गई। अब ये देखो नेट फर्नीचर, जब उसकी वैल्यू ही कम हो गई तो 12,000 से रिड्यूस भी तो करोगे, 1,20,000 रुपये का फर्नीचर था, है ना, 12,000 माइनस करोगे इसमें से, तो ये कितना बच गया, 1,08,000 रुपये, जो कि यहाँ पे शो किया गया है नेट फर्नीचर। अब इतने का बचा, वैल्यू कम हो गई उसकी, तो ये चीज़ भी हमने अब देख ली। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो आप एसेट्स में लिखोगे, जो डेटर्स का हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो नेट डेटर्स आएंगे। ठीक, नेट फर्नीचर भी आएगा यहाँ पे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना आप, जब आपने डेप्रिसिएशन लगा दी फर्नीचर के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जो टोटल थी अब रह गई वही आएगी, और बाकी एक्सपेंस में शो हो जाएगा। इंश्योरेंस का भी हम देख चुके हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी। अब इसमें सारा कुछ हो गया है ना, कुछ बचा नहीं है। और ये बैंक बैलेंस इसमें एसेट है हमारा, ठीक है, वहाँ नहीं लिखा है, तो आप
ये जो है मान लो। अब एक और चीज़, अब हम चलते हैं सिस्टमेटिक, जो हमने सारी चीज़ें देख ली कहाँ कैसे इंक्लूड होनी है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जब हमने यहाँ से ना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आया, मतलब ये वाली जो आपकी क्रेडिट वाली साइड है ये ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमको बैलेंस करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखना पड़ा। ये ग्रॉस प्रॉफिट एक क्रेडिट बैलेंस ही होता है जो कि पीएनएल में क्रेडिट साइड ही जाएगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया आपका। अभी जब आप ये टोटल करोगे ना सारा और इसका टोटल करोगे, हमारे पास अभी भी प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जो आपकी क्रेडिट साइड है वो बड़ी आ रही है कितने से, ये जो है ये जो चीज़ है ऊपर, ये चीज़ थी जो 3,67,000 से ज़्यादा थी, तो ये इधर का राइट हैंड साइड का जो क्रेडिट बैलेंस है इतना ज़्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए इनटू नेट प्रॉफिट हमने इसलिए डेबिट साइड लिखा। अभी भी हमारा सब कुछ प्रॉफिट में चला हुआ है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये आपका ना कैपिटल ही है, ऑनर्स का क्लेम है, ठीक है, जो कंपनी को हुआ है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए ठीक है आती है यहाँ पे क्रेडिट साइड। आप एक बार एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी की इक्वेशन देख लेना, उससे ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखो नेट प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया, इसलिए कैपिटल तो करी थी जो पहले की ऑनर्स ने लगाई थी कैपिटल इतनी, तो वो भी कंपनी के पास ही थी। हमारी एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी का मतलब ये होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी सोर्स ऑफ फंड्स दिखाता है, पैसा आया कहाँ से, तो ये वही है, पैसा आया कहाँ से और लगा कहाँ, वो एसेट्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो अब नेट प्रॉफिट हो गया, कैपिटल ना पहले 4 लाख रुपए लगी हुई थी ऑनर्स की, अब तो भाई 1,87,000 का और प्रॉफिट होगा, ये कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, ये टोटल जो बनेगी ना 5,87,000 बनेगी, ठीक। और ये देखो एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे शो करी गई है, ठीक है, यही मानेंगे टोटल में मेन, कहीं आप ये दोनों तो बस हमने एडिशन कर दिए, ऊपर के जो दोनों थे ना एडिशन कर दिए, एडजस्टेड कैपिटल ये आ गई। अब आप ये सब जब इसको प्लस करोगे, इसको मैं काट देता हूँ, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, ये प्लस होगा क्रेडिटर्स ये सारा, ठीक। और यहाँ पे ये जब सारा प्लस करोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा इक्वल हमारी बैलेंस शीट में। इससे पता क्या पता लगता है कि कंपनी के पास अब इतना पैसा है, ठीक, 7 लाख, ये सोर्स ऑफ फंड है कि आया कहाँ से पैसा, ये यूटिलाइज कहाँ हुआ, यहाँ पे यूटिलाइज हुआ एसेट वाली साइड। तो हमने अपनी बैलेंस शीट जो है बैलेंस कर ली, मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करके दिखाई टाइम बचाने को, आप खुद करके देखना, ठीक है। तो इतना ही था ये टॉपिक, उम्मीद है अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा एडजस्टमेंट्स के साथ। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।